बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बाबर नदीम है और मैं एज ए सिविल जज भावलपुर में काम कर रहा हूँ। हालिया दिनों में देखने में आया है कि पंजाब के जो वकला हैं, ज़ाब्ता दीवानी में जो हालिया तरमीम हुई हैं उसके बारे में उनके बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने इन तरमीम को पढ़ा है, डीपली इसको देखा है और उसके बाद वकला के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मुख्तलिफ स्ट्राइक के मैसेजेस की सूरत में सामने आ रहे थे, मैंने उसको भी देखा है। तो उसके बाद मैंने सोचा है कि क्यों ना जो पंजाब के वकला हैं उनसे इस वीडियो के ज़रिए उनसे मैं अपना नॉलेज शेयर करूं कि किस तरह से ये जो हालिया तरमीम हैं ये किस तरह से जो पंजाब के वकला हैं ये उनके लिए बेनिफिशियल हैं, उनके साइलान के लिए बेनिफिशियल हैं और साथ में उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मैं उसके बारे में भी जो है वो बात कर सकूं। मैंने जो देखा है या जो वो मैसेज वगैरह में पढ़ा है तो उसमें से जो ज़्यादा वकला के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें ये कहा गया है कि जो हालिया तरमीम हुई हैं ज़ाब्ता दीवानी में उस वो जो कानून की हुक्मरानी है उसके बरक्स हैं। उससे वकला की जो रोज़ी है उस पे आँच आएगी और फिर उसके बाद ये है कि ये जो हालिया तरमीम हैं इनसे जो ज़ाब्ता दीवानी है, जो एक दीवानी मुकदमे का जो तरीक़ेकार है उसको मज़ीद पेचीदा बना दिया गया है। और मज़ीद ये है कि दीवानी मुकदमात एक दीवानी मुकदमे पे जो लागत आती थी, जो कॉस्ट आती थी, वो भी इन तरमीम से जो है वो बढ़ गई है। तो मैं अपने इस वीडियो पैगाम के ज़रिए मैं हक़ाइक़ ये पेश करूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक ये बात है कि ज़ाब्ता दीवानी को मज़ीद पेचीदा बना दिया गया है, ज़ाहिर बात है जब भी कोई तरमीम नई आती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने में दुश्वारी पेश आती है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम और विद द अथॉरिटी ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स जो मामलात जो हैं वो सेटल होते चले जाते हैं। ठीक है? इसी तरह जो दूसरी बात है कि लागत बढ़ गई, मैं अपनी इस वीडियो पैगाम के ज़रिए जो है मैं इस चीज़ को साबित करूँगा कि बिल्कुल हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लागत नहीं बढ़ी और मैं ये भी बताऊँगा कि ये जितनी भी तरमीम आई हैं, ये बेसिकली जो वकला हज़रात हैं, ये उनके बेनिफिट में है, ये उनके फ़ायदे में है। मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जब आपने मेरी ये वीडियो देखनी है या ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं, उस वक़्त आपने एज़ ए प्लेंटिफ या एज़ ए डिफेंडेंट नहीं देखना उसको। ज़ाहिरी बात है एक कौंसल अगर एक केस में प्लेंटिफ की तरफ से हैं तो दूसरे केस में वो डिफेंडेंट की तरफ से भी होंगे। तो दोनों को सामने रख के आपने देखना है कि वो जो अमेंडमेंट है वो किस तरह से उनको या उनके साइल को जो है वो अफेक्ट करती है या फायदा देती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो कौन-सी कवानीन हैं जिनके तहत जो है वो तरमीम ज़ाब्ता दीवानी सीपीसी 1908 में तरमीम की गई हैं। जो सेक्शन पोर्शन है उनमें एक 2018 का एक्ट और एक 2020 का एक्ट आया उसके ज़रिए तरमीम की गई हैं। और दूसरा जो शेड्यूल पोर्शन यानी जो ऑर्डर और रूल्स पोर्शन है उसमें अमेंडमेंट्स 2018 में की गई थी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन का वो 1 नवंबर 2020 से जो है वो हुआ है। अब जो सबसे पहली तरमीम और जिस पे वकला हजरात का सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है उनकी, वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और ट्रायल जजेस का क्याम किया गया है। पहले क्या था कि एक जो मुकदमा था उसको एक ही जज साहब तलबी से लेके चलते थे और फिर उसके बाद वो उसको एंड तक जो है वो लेके जाया करते थे उसके फैसले तक। लेकिन अब ये कर दिया गया और अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पास्ट में भी ऐसे ही था कि अब एक केस जब फ्रेश केस दायर होगा और फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज तक यानी ऑर्डर 1 से लेके ऑर्डर 14 तक की कार्रवाई जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब करेंगे और उससे आगे की जो कार्रवाई है वो ट्रायल कोर्ट जो है या ट्रायल जज साहब है वो करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये अमेंडमेंट की गई। देखिए जो एक जज साहब थे, जो सिविल जज साहब थे,
वो सुबह तो उनका तकरीबन आधा टाइम तो मिनिस्ट्रियल काम तलबी यकतरफा कर दें, ये एप्लीकेशन आ गई, वो उसी में गुजर जाता था। और वो जो मेन और वो जो मटेरियल फाइल थी, जो मसलन 5-10 साल से जो केस पेंडिंग था, उसकी बारी नहीं पूरे दिन में आती थी। या वो जैसे सब इतने मसलन हैट्रिक जॉब की वजह से थक चुके होते थे कि वो उस फाइल को उस तरह टेकअप ही नहीं कर पाते थे जिस तरह की उनको करना चाहिए था। तो इसलिए इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि वो जो मिनिस्ट्रियल काम है वो एक जज करे और जो मटेरियल काम है वो दूसरा जज करे। तो आप आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि इसका बहुत फायदा होगा कि एक जब 2-4-5 ट्रायल कोर्ट्स का काम ही ये होगा कि वो जो ओल्ड केसेस हैं उनको टेकअप करें, तो पहले से ज्यादा जो ओल्ड काम है वो ज्यादा डिसाइड होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये अमेंडमेंट जो है, ये वकला और उनके वो साइल जिनके पुराने मुकदमात ज़ेरे समात हैं, ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है ये वाली अमेंडमेंट, बजाय इसके कि एक जैसा भी सिर्फ वो तलबी की फाइलें देखते रहते और वो दूसरी फाइलें देखे बगैर ही घर चले जाते। अब वो प्रायोरिटी बेसिस पे वो जो ओल्ड केसेस हैं उनको पहले जो है वो टेकअप किया जाएगा और जो मिनिस्ट्रियल काम होगा वो दूसरे जज साहब जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब हैं वो करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा वकला हजरात को ये इशू आ रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जज कैसे काम करेगा, ट्रायल जज कैसे काम करेगा। तो उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए जो है वो मसलन ये समझाने की ताकि समझ आ जाए। देखें, पहले मार्किंग जो होती थी वो सिर्फ और सिर्फ होती थी किसको, सिविल जज साहब को। लेकिन अब अगर आप परफॉर्मा देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एडमिनिस्ट्रेटिव जज और ट्रायल जज। यानी एक वक्त में जब सीनियर सिविल जज साहब ने मार्किंग करनी है तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भी केस मार्क कर देना है और साथ ही उन्होंने उनके ट्रायल जज का भी नाम लिख देना है। ठीक है, यानी जब वो केस इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे और वो केस उस स्टेज से निकलेगा तो वो केस ऑटोमेटिकली वो जो नाम लिखा होगा जज साहब का, ट्रायल जज साहब का, वो ऑटोमेटिकली उनको चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा। अच्छा, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज और ट्रायल जजेस हैं इनका कॉन्सेप्ट कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ऑर्डर 4 ए है। प्लीज आप उसको देखिएगा, उसमें इस कंसेप्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया गया है। अच्छा, अब जब जज साहब ने वो केस मार्क कर देना है तो उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के पास फाइल आ जाएगी। अब मैंने आप वकला हजरात को बताने के लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव जज का जितना भी काम है उसको मैंने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है और हम उसी लिहाज से उन अमेंडमेंट्स को जो है वो देखते चले जाएंगे। स्टेज 1 पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन, स्क्रूटनी और मेंटेनेबिलिटी। स्टेज 2 समनिंग। स्टेज 3 रिटर्न स्टेटमेंट। स्टेज 4 प्री ट्रायल प्रोसीडिंग एंड आर्गुमेंट्स ऑन एप्लीकेशंस। Stage 5 framing of issues. Stage 6 summoning of witnesses. Stage 7 sending up case to the trial court. अब मैं इंशाल्लाह वन बाय वन इन चीजों को एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और साथ ही साथ मैं उन अमेंडमेंट्स को भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और साथ ही साथ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कल हज़रात के, मैं उसके बारे में भी बात करता चला जाऊंगा। लेकिन जी सबसे पहले एक केस था वो जो है वो मार्क कर दिया सीनियर सिविल जज साहब ने किसी भी जज साहब को और वो मार्क होके उन जज साहब के पास आ गया। अब वो जज साहब ने क्या करना है कि उनका जो एलमद है एज यूजुअल उसने उस रजिस्टर की एंट्री कर लेनी है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब के जो एलमद है उसने अपने रजिस्टर में एंट्री करनी है और उसको पेश कर देना है किसके, जज साहब के रूबरू। अच्छा, उसके बाद अब जो सबसे पहली जो अमेंडमेंट और जिस पे जो कि वकला का बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है वो ये है कि अब जो प्लेंट होगी उसके साथ जितने डिफेंडेंट्स हैं ना सिर्फ उन डिफेंडेंट्स के बराबर उस प्लेट की भी कॉपी लगेगी, प्लस जो उसने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसकी भी कॉपी लगेगी और 2 एक्स्ट्रा कॉपीज भी लगेंगी। और अगर वो प्लेंटिफ नहीं लगाएगा तो नया रूल आया है, रूल 21A, और उसके कंसिक्वेंसेस ये आए हैं कि कोर्ट उसका दावा जो है उसको क्या कर सकता है, कोर्ट उसको डिसमिस कर सकता है उस दावे को अगर उसने कॉपीज नहीं लगाई।
तो ये वकला हजरात का बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है और उनका ये भी कहना है कि इससे मुकदमे की लागत बढ़ी है और इससे जो एक गरीब साइल है उसके ऊपर और ज्यादा बोझ आया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात कि इस अमेंडमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इन कॉपीज को साथ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। अभी आप आगे चल के देखेंगे तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसके साथ भी कॉपी लगनी है। जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसने भी, जो डिफेंडेंट है उसने भी उसकी कॉपी जो है वो साथ लगानी है। आगे चल के हम देखेंगे कि जो डिफेंडेंट है उसने भी जब रिटर्न स्टेटमेंट देनी है तो उसने भी 7 कॉपीज लगानी है। अच्छा, एक फायदा तो ठीक है, वो तो है ही कि जी स्पीडी जस्टिस है कि मौके पे कॉपियां दे दी प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को, ताकि केस जो है वो जल्दी डिसाइड हो। लेकिन इस अमेंडमेंट को मैंडेटरी करने का और इसको इस अमेंडमेंट का जो सबसे बड़ा एम और मकसद जो है लाने का वो ये था कि देखें, मैं आप भी इस चीज को समझते हैं कि एक मिसल जो है वो करोड़ों के मैटर होते हैं, वो बार बार कॉपी के लिए जाती है, कॉपी होने के बहाने जाती है और सम टाइम उस कॉपी में से, उस मिसल में से जो मसलन जो करोड़ों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो टेम्पर्ड हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए कि भाई अब अहमद से मिसल बाहर जाए ही नहीं, अब मिसल जो है वो अहमद के पास ही जाए, उसके लिए ये अमेंडमेंट लाई गई है कि भाई हर एक को जो कॉपीज हैं वो अदालत में दे दो, किसी को जो है वो अहमद तक जो है वो जाना ही ना पड़े। और आपको भी ये पता है सम टाइम अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं तो सम टाइम आप डिफेंडेंट की तरफ से भी होते हैं, तो वो आपके लिए कैसी एक सिचुएशन होती है जब आपको पता चलाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको टेम्पर्ड कर दिया गया है, या मैंने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगाए थे, मैंने चेक ओरिजिनल लगाया था लेकिन वो निकल गया, वो बीच में नहीं है। तो इस प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए ये अमेंडमेंट लाई गई है कि भाई अब जितने प्लेंटिफ हैं उतनी कॉपियां भी दे दो। 2 एक्स्ट्रा कॉपीज किस लिए हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि वो किस लिए ली गई हैं, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, ये अमेंडमेंट पहले भी थी, डॉक्यूमेंट्स देने वाली अमेंडमेंट पहले भी थी, लेकिन उसको मैंडेटरी कर दिया गया रूल 21A के जरिए। और उसको मैंडेटरी क्यों किया गया वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें वकला हजरात और उनके साइलान का जो है वो फायदा है। अच्छा, अब एक और बात, क्या इससे केस महंगा हो गया, क्या इससे साइल पे जो है उसको उस पे बोझ बढ़ गया? नॉट एट ऑल। देखें, कॉपीज तो पहले भी करवानी पड़ती थी, बल्कि शायद क्लर्क हजरात उनसे ज्यादा पैसे ले लेते होंगे कि उनसे पैसे लेके वो कॉपियां करवाते थे। प्लेंटिफ अपने लिए करवाता था, डिफेंडेंट अपने लिए करवाता था। सिर्फ क्या है, अब भी वही कॉपीज हैं, लेकिन अब ये है कि एक पार्टी ने दूसरी को देनी है और वो कॉपीज मौके पे कोर्ट में जो है वो दे दी जाएंगी। लिहाजा अगर कोई ये कहता है कि इससे केस की लागत बढ़ गई है, कॉस्ट बढ़ गई है, बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता है कि इससे प्रोसीजर जो है वो मुश्किल हो गया, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो होप के मैंने ये जो कॉपीज वाली जो वो आई है वो अमेंडमेंट, इसको मैं अच्छी तरह से मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अब मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक और जो अमेंडमेंट आई है वो ये है कि अब लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल हेयर में फर्क है, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा फिलहाल। लिस्ट ऑफ वारसान की जो लिस्ट है वो प्लेंटिफ ने प्लेंट के साथ लगानी जरूरी है और डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लगानी जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यकीनन आप एक ऐसी सिचुएशन से गुजरे होंगे जब प्लेंटिफ की डेथ हो गई और उसके वारसान ने आपके साथ आकर राब्ता भी नहीं किया। जब आप डिफेंडेंट के कौंसल थे, डिफेंडेंट की डेथ होगी और उसके वारसान आपके पास ना पहुंचे, और फिर कोर्ट के लिए भी इशू है कि अब मैं क्या करूं, इस केस का कोई आ ही नहीं रहा, इसको कोई परसू ही नहीं कर रहा। तो सिर्फ ये वकला आजाद के जो साइल हैं
उनके फायदे के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाई अब अगर प्लेंट आप जब दावा फाइल करोगे तो उसके साथ आपने वारसान की लिस्ट लगानी है। जब डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट देगा वो उसके साथ वारसान की लिस्ट जो है वो लगाएगा, ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके वारसान को तलब किया जा सके और उनको उसमें जो है वो फरीक बनाया जा सके। अब आप ये खुद फैसला करें कि ये किस तरह से सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के खिलाफ है ये अमेंडमेंट, ये किस तरह राइट जो वकला हजरात है उनकी रोजी के आड़े आ रही है, किस तरह से ये जो साइल है उसके ऊपर बोझ बन रही है। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इसमें उनका जो है वो फायदा है। मैं आगे चलता हूँ। अब एक और जो अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट की गई है वो ऑर्डर 7 रूल 11 में की गई है। पहले ये अमेंडमेंट था कि कोर्ट ने जब प्लेंट को ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को डिसाइड करना था तो कोर्ट ने सिर्फ प्लेंट को देखना था, ठीक है, और उसके बाद कोर्ट ने फैसला करना था। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आई है वो ये है, नहीं, कोर्ट पूरी प्लेंट को भी, रिटर्न स्टेटमेंट को भी और जो रेलिवेंट रिकॉर्ड है उसको देख के फैसला करेगी। यानी इस कंट्रोवर्सी को अब सेटल कर दिया गया है कि क्या कोर्ट ने सिर्फ प्लेंट को देख के 711 का फैसला करना है या कोर्ट ने दोनों के डॉक्यूमेंट्स और प्लीडिंग को देख के फैसला करना है। तो ये अमेंडमेंट जो है ये, बल्कि मैं समझता हूँ बेहतर है कि अब कोर्ट जो है वो दोनों तरफ की बात सुन के तो फिर उस फाइल का जो है वो फैसला करेगा। अच्छा, अब इसी में इसी स्क्रीन के ऊपर एक जो रूल 11A में अमेंडमेंट आई है, बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट है कि भाई अब सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देनी। अब वो रिटर्न स्टेटमेंट में ही अपनी प्ली लेगा कि जी प्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाए, और कोर्ट उसी के प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन को उठाएगी और उसी के ऊपर बहस सुन के उसका फैसला कर देगी। तो देखें इसमें तो जो डिफेंडेंट साइड पे जो कौंसल है उनका फायदा हो गया कि बजाय इसकी कि उनकी एप्लीकेशन आती, दूसरी तरफ से जवाब आता, फिर बहस के लिए केस मुकर्रर होता और कुछ 2-4 महीने इसी में गुजर जाते। अब डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट आएगी और उसके बाद कोर्ट उसके जो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन होगा 711 का उसको उठाएगी और उसका जो है वो फैसला कर देगी। उसके बाद एक और जो अमेंडमेंट जो है वो की गई है वो ये है कि रूल 13 ये कहता था कि अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गई है तो दावा जो है वो दोबारा जो है वो दायर हो सकता है। रूल 13, ऑर्डर 7 रूल 13। लेकिन अब ये कहा गया है कि भाई अगर वो ऑर्डर क्लॉज डी के तहत उसका दावा खारिज हुआ है, बार्ड बाय लॉ है, तो फिर तो कोई जवाब नहीं बनता ना कि वो दोबारा वो दावा दायर करे। तो डेट इज वाई अब उन्होंने उसमें अमेंडमेंट की है कि अब क्लास डी के तहत अगर कोर्ट ने वो दावा जो है वो प्लेंट रिजेक्ट की है तो फिर वो दावा जो है वो दोबारा नहीं कर सकेगा। क्लास ए बी सी सिर्फ उसकी बुनियाद पर दावा जो है वो दोबारा हो सकेगा। अगली अमेंडमेंट जो है वो ये है कि अब स्टेज 2 है समनिंग की, ठीक है, कि क्या जी कि जो ट्रायल जज साहब से उन्होंने जो है सबसे पहले क्या है कि उन्होंने देखना है, दावे को रजिस्टर्ड करना है, स्क्रूटनी करनी है, डॉक्यूमेंट साथ लगे हुए हैं, उसके बाद उन्होंने मेंटेनेबिलिटी देखनी है, और जब मेंटेनेबिलिटी देख ली तो अब वो केस किस पे चला जाएगा, समनिंग स्टेज पे चला जाएगा। अब कोर्ट उस ऑर्डर में डिफेंडेंट की जो है वो समनिंग का ऑर्डर कर देगा। अब समनिंग में जो अमेंडमेंट आई है, ठीक है, उसमें ये है कि जो प्लेंटिफ ने डॉक्यूमेंट दिए थे ना शुरू में प्लेंट के साथ लगाए थे, वो समन के साथ ही डिफेंडेंट को भेज दिए जाएं विद अ डायरेक्शन के भाई अपना जवाब लेके आओ, जैसा कि फैमिली दावों में होता है। सिविल में भी पहले मसलन अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊं तो पहले भी लॉ यही था, लेकिन अब उसको वाजे कर दिया गया कि क्या है जी कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो समन के साथ लग के उसको जाएंगे ताकि वो उसका जवाब जो है वो लेके आए। तो इससे केस क्या होगा, स्पीड अप होगा, केस जो है वो जल्दी डिसाइड होगा। अब बजाय इसके कि वो पार्टी कोर्ट में आएगी, आके फिर डॉक्यूमेंट मांगेगी, कोर्ट उसको डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी से दिलवाएगा, फिर वो अगली डेट पे जवाब लेके आएगा, तो अब डॉक्यूमेंट जो है वो साथ ही लग के जो है वो जाएंगे।
उसके बाद जो अगली जो अमेंडमेंट है वो ये है कि अब जो समन है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा होगा कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट अपना रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाना चाहते हैं तो आप अगली डेट से पहले पहले जो है वो एलमत के पास अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो उसको क्या करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। लेकिन ये प्रोविजन उसको मैंडेटरी नहीं कर रही, मे का वर्ड है, उसकी मर्जी है। लेकिन अगर वो नहीं देगा तो हम आगे चल के देखेंगे फिर भी उसको 30 दिन दिए जाएंगे, फिर भी उसको 30 दिन दिए जाएंगे कि वो अपना जो है वो जो जवाब है उसको क्या कर सके, सबमिट करवा सके। उसके बाद एक और जो अमेंडमेंट है वो ये है कि अब जो प्रोसेस सर्वर है, आपको पता है ना कि 2 नंबर रिपोर्टें बहुत ज्यादा आती हैं ये प्रोसेस सर्वर, तो अब उसके बारे में जो लॉ बना है, बेशक ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कि जो प्रोसेस सर्वर है उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जाएगा। और एक बहुत बहुत जबरदस्त जो अमेंडमेंट बनी है वो ये है कि वो मौके की जो है वो फोटोग्राफ, सेल्फी और अगर फिक्सेशन की है तो उसका वो लेके आए, ताकि समनिंग जो है वो क्या हो, जेन्युइन हो, इसमें वकला हजरात का जो है वो फायदा है। लेकिन अगर एक समनिंग में जो है उसकी सेल्फी भी आई है साल्तन की, यानी वो डिफेंडेंट की तस्वीर भी आ गई है और उसका मोबाइल नंबर भी लिखा आ गया है, मौके की तस्वीर भी आ गई है, तो अब अगर वो डिफेंडेंट बाद में आके ये तो कह ही नहीं सकेगा कि जनाब मैं जो है मेरी तो तलबी नहीं हुई है, मुझे पता ही नहीं चला। तो बेसिकली ये फोटोग्राफ लाने का एक तो इसका बर्डन बढ़ा है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट की अपनी एजेंसी है ना, तो ये उस साइल पे तो नहीं लोड जा रहा है, इसका लोड जा रहा है जो कोर्ट का प्रोसेस सर्वर है उसके ऊपर। लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है, जो लॉयर है उसका जो साइल है उसको फायदा हो रहा है कि अब वो अगर उसकी सेल्फी आ गई है या ये कोर्ट उसको वेरीफाई कर सकेगा कि ये प्रोसेस सर्वर मौके पे गया भी है या नहीं गया। उसके बाद एक जो बहुत बड़ा उनका जो एतराज है वो यूएमएस के बारे में है ना, कि अर्जेंट मेल सर्विस ऑफ पाकिस्तान पोस्ट जो है जी, ये यूएमएस का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये भी उस पर बोझ बढ़ाने वाली बात है। हरगज ऐसी बात नहीं है, हरगज ऐसी बात नहीं है। देखिए कोरियर पहले ही अमेंडमेंट्स में लिखा हुआ था कि कोरियर के बारे में, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कोरियर हर जगह पे नहीं जाता, तो उसका अल्टरनेट उन्होंने कहा है कि जी यूएमएस भी कोर्ट कह सकती है, लेकिन फिर भी उसको मैंडेटरी नहीं किया जा रहा, वो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट यूएमएस का ऑर्डर करती है या नहीं करती। मकसद क्या है, मकसद ये है कि जहां पे पर्सनल सर्विस हो रही है, जहां पे रजिस्टर्ड पोस्ट हो रही है, वहां पे तीसरा मेथड भी अडॉप्ट हो जाए, ताकि अगर उस पार्टी ने आना है यानी उस पार्टी को हर तरह से जो है वो कम्युनिकेट कर दिया जाए। फिर उसमें ये है कि कोर्ट अब साथ में अखबार का भी कह सकती है। मसलन लोगों के मामला ऐसे होते हैं जिसमें वाकई किसी ने नहीं आना होता, मसलन किसी ने लीगल एज की डिक्लेरेटरी डिग्री लेनी है, तो वो क्यों एक डेट और अखबार इश्तेहार के लिए इंतजार करे, क्यों ना कोर्ट उसको साथ ही इंतजार कर दे। तो अल्टीमेटली ये अमेंडमेंट भी जो है वो जो साइलान है, जो वो कला है, ये उनकी फेवर में जा रही है। उसके बाद फिर एक बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट की, वो ये है कि भाई कोर्ट अब कोई मोड भी अडॉप्ट कर सकता है। कोर्ट मोबाइल के जरिए अपने एहलकार को कह सकती है, मसलन प्लेंटिफ कोर्ट में उनका सेल नंबर मेंशन करे प्लेंट के साथ डिफेंडेंट का, कोर्ट अपने मैसेंजर को कहे चलो भी इसको फोन करो, इसको व्हाट्सएप करो और उसके बाद मुझे रिपोर्ट करो कि भाई उसने फोन रिसीव किया या नहीं किया, वो आगे से क्या कहता है। तो जबरदस्त जहां पे पर्सनल सर्विस हो रही है, जहां पे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस हो रही है, वहां पे मोबाइल के जरिए भी उसको इतला दे दी जाए, ताकि इसका उसका फायदा है, प्लेंटिफ का भी फायदा है, और अगर डिफेंडेंट उसके बावजूद नहीं आता तो भी प्लेंटिफ का फायदा है कि कल को वो उसको सेटिसाइड जो है वो नहीं करवा सकेगा। उसके बाद ये अमेंडमेंट तो पहले भी थी, लेकिन अब स्टैचू में आ गई है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर आनी जो है वो जरूरी है। ठीक है, इसने मैंडेटरी कर दिया, तो वो जो एक बात थी 2-2 4-4 महीने जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आती थी, अब क्योंकि स्टैट्यूट में अमेंडमेंट आ गई है तो अब कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है कि वो 30 दिन से ऊपर जाए। अब 30 दिन में अगर नहीं आता या 30 दिन से पहले पहले जवाब दावा नहीं आता, तो कोर्ट उसका डिफेंस क्या करेगा, उसका डिफेंस जो है उसको स्ट्रक ऑफ करेगा। उसके बाद एक और जो अमेंडमेंट है वो ये है
कि जाहिर बात है कि पहले ये था कि रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई तो राइट क्लोज हो जाएगा। अब अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आएगी तो डिफेंस स्टॉप ऑफ हो जाएगा। जाहिर बात है जिसने रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं दी, रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं जमा करवाई, उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है उस दावे में। तो अब डिफेंस स्टॉप ऑफ होने से मुराद ये है कि शायद वो प्लेंटिव के विटनेसेस पे तो क्रॉस कर सके, लेकिन वो अपना एविडेंस जो है वो कोर्ट में जमा जो है वो नहीं करवा सकेगा। उसके बाद एक और जो अमेंडमेंट आई है वो हम पहले भी दे चुके हैं कि अब डिफेंडेंट ने भी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो है वो लिस्ट ऑफ लीगल हेयर जो है उसको जो है वो लगाना है, ताकि अल्लाह ना करे अगर डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है तो उसके वारसान जो है वो उनको कोर्ट में तलब किया जा सके और उनको फरीक बना के उस दावे को जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड किया जा सके। फिर यहीं पे वो एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उसने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो है वो नहीं लगाई, वो लिस्ट ऑफ वो नहीं लगाई लिस्ट ऑफ लीगल हेयर या लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं लगाई, तो कोर्ट ठीक है उसका राइट ऑफ डिफेंस स्टॉक ऑफ कर सकती है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अगर वो लिस्ट दे दे तो कोर्ट उसका राइट बहाल कर दे। तो देखें अमेंडमेंट किसी तरह से फैटल नहीं है उसके लिए, यानी कोर्ट अगर कोई पीनल ऑर्डर कर भी रही है उसके खिलाफ तो साथ में अगर वो एप्लीकेशन देगा तो उसका वो राइट जो है वो बहाल भी हो जाएगा। उसके बाद एक और जो अमेंडमेंट है वो वही हम पहले कर चुके हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट में देखें ना किसी पार्टी पे बर्डन कैसे आया कि अगर प्लेंटिव ने उसको कॉपीज दी हैं प्लेंट की और डॉक्यूमेंट्स की डिफेंडेंट को, तो डिफेंडेंट ने जब रिटर्न स्टेटमेंट का जवाब देना है तो उसने भी रिटर्न स्टेटमेंट की जो कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो देनी है। किस लिए वो मैं बता चुका हूं कि एक जो प्रैक्टिस है बार बार कॉपीज करवाने वाली वो खत्म हो सके, और इसके अलावा जो है पार्टीज को मौके पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल सके। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। उसके बाद एक नया जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का। ठीक है, ये ऑर्डर 10, 11, 12 पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब सिर्फ ये अमेंडमेंट कर दी गई है कि कोर्ट ने ऑर्डर 10, 11, 12 के लिए जो है वो क्या करना है, एक एक दिन जो है वो जो है उसको मुकर्रर करना है। तो ये किसी तरीके से भी किसी भी वकील साहब को जो है वो अफेक्ट जो है वो बिल्कुल नहीं करता। देखें जो ऑर्डर 10 है, देखें वो कितना जरूरी है। ऑर्डर 10 क्या है कि मसलन एक बंदा जो है उसने रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंटिफ कहता है मैं काबज हूं, ठीक है, और वो रिटर्न स्टेटमेंट में ना इस चीज को डिनाई कर रहा है कि जी हाँ जी प्लेंटिफ ही काबज है, और ना वो ना इस चीज को एडमिट कर रहा है ना डिनाई कर रहा है, गोलमोल बात कर रहा है। तो एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि कोर्ट दोनों पार्टियों को बुला के तो पूछ सकती है कि भाई तुम बताओ भाई कब्जा किसके पास है, उनके वाजे उसको बता सकती है कि बताओ भाई ये कब्जा तुम्हारे पास है तो इसका दूतरफा बताओ, ताकि चीजें स्पेसिफाई हो सके, ताकि जो ट्रायल है वो उसको कर्टेल किया जा सके और जो प्रिसाइज उनको कंट्रोवर्सी है उसको देखा जा सके। इसी तरह जो ऑर्डर 11 है वो क्या है जी कि बाहर के मुल्कों में उनके लिए ये इशू नहीं होता क्रॉस एग्जामिनेशन, उनके लिए इशू ये होता है कि जो दूसरी पार्टी का वकील हमसे सवाल पूछेगा, तो ये डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन पहले से थे, ठीक है। अब भी ये यानी वकला के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उनसे पूछा जाएगा क्योंकि आपने कोई सवालनामा देना दूसरी पार्टी को। तो अगर कोई वकील साहब ये समझते हैं कि भाई ये वाले डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर आने, ये वाले सवाल आपके जवाब आ जाए तो मेरा दावा सीधा हो जाएगा, तो वो अपना सवालनामा बना के वो कोर्ट को दे सकते हैं कि ये वो सवाल है मैं डिफेंडेंट से पूछना जा सकता हूँ। तो डिफेंडेंट है वो दे सकता है, वो डिफेंडेंट जो है वो अपने सवाल कोर्ट को दे सकता है कि मेरे ये इन सवालों का जवाब दे, और उन सवालात को और उनके जवाबात को जो है वो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट का हिस्सा समझा जाएगा। तो आप देखें ये कितना जबरदस्त तरीका है कि एक पार्टी जो सच बताना नहीं चाह रही थी उसको एग्जामिन करके ऑर्डर 10 में या सवालनामे की सूरत में ऑर्डर 11 के तहत उससे वो जवाब पूछ के वो बात अगलवाई जा रही है और उसको रिकॉर्ड पे लाया जा रहा है। हो सकता है कोर्ट इशू जाए ना और उस दावे को वैसे ही डिसमिस या उसको डिक्री कर दे। उसके बाद फिर इसी तरह एडमिशन है कि अब पूछा जाएगा
प्लेंटिव डिफेंडेंट से कि भाई इसने ये डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तुम क्या कहते हो, इन डॉक्यूमेंट्स को तुम तस्लीम करते हो या डिनाई करते हो। इसी तरह जो डिफेंडेंट ने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, प्लेंटिफ उसको तस्लीम करे या उससे इनकार करे। और अगर किसी पार्टी ने तस्लीम ना किया किसी डॉक्यूमेंट को और कहा जी मैं इसे डिनाई करता हूँ, और बाद में वो डॉक्यूमेंट साबित हो गया, तो कोर्ट दूसरी पार्टी को हैवी हर्जाना दिलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला, उसने कोर्ट का टाइम जाया किया। तो ये भी पार्टियों की फेवर में बात है कि अब जो है वो मौके पे ही बातें जो है वो सेटल हो जाएं, जो कि बाद में जाके होनी है। तो इसमें पार्टियों का जो है वो फायदा है। फिर इसमें एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो है मीडिएशन का, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कि अगर कोर्ट समझती है कि अगर इन पार्टियों को बैठा के समझाया जाए तो इनका वैसे ही मैटर जो है वो सॉल्व हो सकता है, तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर 11B के तहत जो है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए 30 दिन के लिए उसको जो है वो उधर जो है वो भेज सकती है, यानी ADR सेंटर भेज सकती है, जहां पे उनकी सुलह की जो है वो कोशिश की जाएगी। तो मकसद क्या है कि जो मुकदमेबाजी है वो जल्दी जो है वो खत्म हो जाए। उसके बाद इसमें ही ऑर्डर 9A में ही एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है, केस मैनेजमेंट क्वेश्चनर्स जो है वो दिए जाएंगे। वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ केस मैनेजमेंट क्वेश्चनर क्या है। देखें, एक फॉर्म 14 लगेगा जो प्लेंटिफ के पास होगा, और फॉर्म 15 होगा जो किसके पास होगा, जो डिफेंडेंट के पास होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप ये इसको अगर एक दफा देख लें, अब फॉर्म 14 जो है उसमें डिफेंडेंट ने उसको फिल करना है, उसने कोर्ट का नाम लिखना है, फिर उसमें ये लिखना है, उसने प्लेंटिफ ने ये लिखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट मेरे फैक्ट्स हैं, कौन से फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिफेंडेंट जो है या जो मेरे पार्ट पे जो है वो एडमिटेड हैं, और फिर उसके बाद उसने लिखना है कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो उसके और दूसरी पार्टी के दरमियान जो है वो डिस्प्यूटेड है, ताकि कोर्ट को वो जो कंट्रोवर्सी है उसको प्रिसाइज करने में, उसको क्लोज यानी उसको प्रिसाइज और एक्यूरेटली फ्रेम करने में जो है वो जो है कोर्ट को जो है वो फायदा हो सके। फिर इसके अलावा उसने ये भी बताना है कोर्ट को कि क्या वो मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन चाहता है, वो पार्टी चाहती है या नहीं चाहती। उसके बाद उसने एक शेड्यूल देना है कि मैं जी ये जो है ये जो ट्रायल जो है ये मैं कितने दिन में कंप्लीट करवाऊंगा। मकसद क्या है कि सब कुछ एक जो है वो प्लानिंग के तहत जो है वो चले। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी कोई पीनल प्रोविजन नहीं दी गई, यानी कोर्ट ने कहीं पे ये नहीं कहा गया कि कोर्ट ने उनका दावा जो है वो डिसमिस कर देना है। लेकिन मकसद उसका ये है कि अब पार्टियों को अवेयरनेस हो अपने राइट्स के बारे में, दूसरी पार्टी को भी पता हो। और केस मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस से मुराद ये है कि दोनों कौंसल आपस में बैठ के डिसाइड कर लें कि हमने इस दावे को जो है वो किस तरह से जो है वो डिसाइड करना है। इसी तरह फॉर्म 15 जो है वो डिफेंडेंट जो है उसको फिल करेगा, और फॉर्म 13 कोर्ट ने जो है वो खुद जो है वो फिल करना है। फिर एक और जो अमेंडमेंट आई है वो जो आई है कि उन्होंने 2B इंजंक्शन जब दे दिया जाएगा तो उसके बारे में जो 2B था जो कहता था कि जी 1 साल में कोर्ट ने उसको डिसाइड करना है, उसको खत्म कर दिया गया। उसको क्यों खत्म किया गया है उसके लिए आप पढ़ें। देखिए इतनी जबरदस्त अमेंडमेंट आई है सेक्शन 141 में। सेक्शन 141 में जो अमेंडमेंट आई है वो बहुत जबरदस्त है। वो ये है कि अब किसी मिसलेनियस एप्लीकेशन की वजह से जो रूटीन की प्रोसीडिंग है, प्लेट, रिटन स्टेटमेंट, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और फिर उसके बाद एविडेंस, वो नहीं रुकेगी। पहले क्या हो रहा था कि इंजंक्शन की एप्लीकेशन 4-4 साल डिसाइड नहीं होती थी, तो उसकी वजह से केस आगे चलता ही नहीं था। तो अब सेक्शन 141 उन्होंने ऐड कर दिया। उन्होंने कहा अब स्टे कोर्ट डिसाइड करता है या नहीं करता, लेकिन जो रूटीन की प्रोसीडिंग है, जो कोर्ट ने इशू फ्रेम करने हैं, उस फाइल को आगे भेजना है, वो कार्रवाई जो है उसमें वो जो है वो बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की अमेंडमेंट आई है और ये वकला हजरात के जो है वो फेवर में है। अब वो जो केस जो था, वो जो जाम था, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन की वजह से चल ही नहीं रहा था, जब उस पे मेरिट पे भी कार्रवाई होती रहेगी तो अल्टीमेटली वो केस का फैसला जो है वो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद ये अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट आई है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बारे में। एक तो ये है कि कोर्ट ने रिटन स्टेटमेंट से 7 दिन के अंदर अंदर इश्यूज फ्रेम करने हैं, और जो सबसे बड़ी जो अमेंडमेंट आई है ना वो ये है, देखें कोर्ट ने क्या किया
कि कोर्ट ने रिटन स्टेटमेंट यानी वो अपनी कार्रवाई ऑर्डर 10, 11, 12 वाली मुकम्मल कर ली। उसके बाद कोर्ट ने इशू फ्रेम करने हैं और इशू फ्रेम करने के बाद एक डेट रखनी है, किस लिए कि भाई अगर किसी ने इन तनकीहात के ऊपर ऑब्जेक्शन दाखिल करना है तो कर लें। क्या मतलब कि वकला हज़रात बजाय इसके कि बाद में एप्लीकेशन आए कि जनाब ये तनकीद नहीं वजह हुई, ये तनकीद गलत वजह हो गई है, तो मौके के ऊपर जो है पार्टियों को एक स्पेसिफिक डेट दे दी जाएगी कि भाई अगर आपने फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के ऊपर कोई एतराज दाखिल करना है वो कर लें। इसी तरह एक और जो अमेंडमेंट आई है वो ये है कि जो हर पार्टी जो है उसको एक डेट दी जाएगी कि भाई आप लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो अदालत में जो है वो आप दाखिल कर ले। क्या मतलब कि वो जो पहले कंट्रोवर्सी थी, क्या कंट्रोवर्सी थी कि जी वो रिटर्न 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल करना या अल्मक के पास जमा करवाना भूल गए हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब कोर्ट ने 7 दिन के लिए डेट रखनी है कि भाई लिस्ट ऑफ विटनेस ले आओ। तो इसमें पार्टीज का फायदा है, उनको जब पता होगा कि अब डेट ही लिस्ट ऑफ विटनेस के लिए है तो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट ऑफ विटनेस जो है वो कोर्ट में क्या हो जाएगी, वो दाखिल हो जाएगी। तो अल्टीमेटली उसका पार्टीज को क्या होगा, पार्टीज को जो है वो फायदा होगा। उसके बाद जी इसी के बाद एक और जो अमेंडमेंट है कंडक्ट ऑफ सूट। कंडक्ट ऑफ सूट क्या है, देखें जब कोर्ट ने पूरी प्रोसीडिंग कर ली, कोर्ट फ्रेम इशू फ्रेम करने लगा और उसके बाद कोर्ट को लगता है कि ये प्लेंटिफ या ये जो डिफेंडेंट्स हैं इनके वकला तो डिफरेंट हैं लेकिन इनका स्टांस जो है वो सेम है, इनका इंटरेस्ट सेम है, दोनों ही दावे को खारिज करवाना चाह रहे हैं, दोनों ही दावे को करवाना चाह रहे हैं, तो कोर्ट बजाय इसके कि हर एक का कौंसलर लहदा क्रॉस करे या हर एक का कौंसलर लहदा जो है वो आर्गू करे, कोर्ट अगर मुनासिब समझे तो कोर्ट कंडक्ट ऑफ द सूट किसी एक पार्टी को दे सकती है कि ये जो सीनियर कौंसल है इस पार्टी की तरफ से कंडक्ट ऑफ द सूट इसको दिया जाता है। तो उसका ये है कि अगर वो कौंसल जो है वो क्रॉस कर लेंगे तो दूसरी पार्टी को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, तो कोर्ट के टाइम की भी बचत होगी, उस पार्टी के लिए भी बचत होगी और वो केस जो है वो जल्दी डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद एक और जो अमेंडमेंट है वो कंसोलिडेशन ऑफ सूट के बारे में है। ये अमेंडमेंट पहले भी थी, पहले हम सेक्शन 151 के तहत अमेंडमेंट्स करते थे, लेकिन अब ऑर्डर 2 रूल 6A ऐड कर दिया गया है कि जहां पे कोर्ट समझे कि ये दोनों दावे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर और उनमें कंफ्लिक्टिंग जजमेंट का भी अंदेशा है, वहां पे कोर्ट उनको खुद से क्या कर सके, कंसोलिडेट कर सके। उसके बाद अब कोर्ट ने क्या करना है, देखें कोर्ट ने इशू फ्रेम कर लिए, उसके बाद कोर्ट ने उनको 7 दिन की डेट दी लिस्ट ऑफ विटनेस दाखिल करने के लिए और उसके अलावा कोर्ट ने उनको डेट दी तनकीहात के ऊपर एतराज दाखिल करने के लिए। अब कोर्ट ने क्या करना है, तो उनको कहना है भाई कि अपने गुहान भी पेश करें, दोनों पार्टियों को कहना है कि अपने गुहान पेश करें, दोनों पार्टियां अपने गुहान पेश करेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब जो हैं वो क्या करेंगे कि वो उन गुहान को पाबंद करेंगे उनके एविडेंस के लिए और फिर उनको एक डेट देंगे कि अब आपने उस रोज जो है वो ट्रायल जज साहब के पास जो है वो पेश हो जाना है, जहां पे फिर जो है वो ट्रायल जज साहब जो है वो कार्रवाई को क्या करेंगे, टेकअप करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। तो मैंने आपको अभी तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है उसकी वर्किंग भी बताई है और इसके अलावा मैंने ना सिर्फ मैंने उनकी वर्किंग बताई है बल्कि मैंने मुख्तलिफ स्टेजें भी बताई हैं, अमेंडमेंट्स भी बताए हैं, उनका ऑब्जेक्ट भी बताया है और ये भी बताया है कि किस तरह से ये अमेंडमेंट जो है वो जो लॉयर्स हैं और जो उनके साइलान हैं किस तरह से ये उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल है। अब वो फाइल आ गई किसके पास, अब वो आ गई ट्रायल जज के पास। अब ट्रायल जज साहब ने क्या करना है, ट्रायल जज साहब ने क्या करना है कि उसको जो है वो सबसे पहले जैसे कौन से ट्रायल जज साहब होंगे, वो जो मार्किंग के वक्त लिखे गए थे, सबसे पहले उन्होंने क्या करना है जी कि उन्होंने उस केस को रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करना है कि वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होती है, अब क्या किया गया है कि जी एक स्पेसिफिक सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया है कि थ्रू कमीशन भी एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये तो वकला के लिए रोजगार का एक जरिया है कि अब इस चीज को लीगलाइज कर दिया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो है वो एक लिस्ट फाइनल करेंगे
और उस लिस्ट के नजर के बाद वो वकला जो है वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में बैठ के जो है वो एविडेंस लिखेंगे। तो इससे तो उनका रोजगार जो है वकला हजरात का जो है वो अब बढ़ेगा। अब तो अगर वो लिखना चाहें, जितनी पेंडेंसी है कोर्ट्स के अंदर, तो वो तो बारी ना आए उनके जो है वो लिखने की। तो ये भी बहुत बड़ी बेनिफिशियल है ये जो अमेंडमेंट है उनके जरिए। और कोर्ट का भी बर्डन शेयर होगा कि जब वर्दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जैसा रिलायबल वो कला हजरात को जो है वो खुद से नॉमिनेट कर देंगे कमीशन के लिए, तो फिर वो कमीशन जो है वो जज के बिहाफ पे एविडेंस जो है वो लिखेगा और फिर वो उसके बाद कोर्ट में जो है ना। अच्छा, इस पे अब ये कहा जा रहा है कि वो जो एक्स्ट्रा कॉपी ली थी ना प्लेंट की और रिटर्न स्टेटमेंट की और साथ में डॉक्यूमेंट्स की, उसका मकसद ये है कि कमीशन को फाइल असल नहीं दी जाएगी, उसको वो फाइल दे दी जाएगी कि ये लो ये फाइल है, साथ में यानी वो एक्स्ट्रा कॉपीज हैं, आप जाओ आप ये एविडेंस रिकॉर्ड करो और साथ में इसको बेशक अपने मोबाइल से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करो, जहां मर्जी बैठ के इसको लिखो। 90 डेज के अंदर अंदर आप इसको मुकम्मल करके दोनों कौंसलों के साथ उनके वो और मुझे फाइल जो है वो साथ में ऑडियो वीडियो वो यूएसबी की शक्ल में आप मुझे वापस जो है वो जमा करवा दो। तो पार्टियों के मामला जो हैं उसको जल्दी डिसाइड करने के लिए इसमें फायदा है सबका, नुकसान किसी का नहीं है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो है बहुत जबरदस्त किस्म की अमेंडमेंट दी गई, बहुत बड़ी अमेंडमेंट है रिटर्न आर्गूमेंट वाली। देखिए, पहले वकला हजरात का ये एतराज था कि जनाब जज साहब हमारे केस जो हैं, हमारे केस लॉ जो हैं उनको कंसीडर नहीं करते, हमारे आर्गूमेंट को अपनी जजमेंट में डिस्कस नहीं करते। तो अब रिटर्न स्टेटमेंट इन राइटिंग आर्गूमेंट देने का मतलब ये है कि अब जज साहब उन ऑब्वियसली उन आर्गूमेंट्स को देखेंगे, उन केस लॉज को देखेंगे और उसका जो है वो फैसला करेंगे। तो ये तो वकला हजरात के लिए एक खुशखबरी से कम चीज नहीं है कि अब लीगलाइज कर दिया गया है कि आप ओरल आर्गूमेंट भी कर सकते हो, आप रिटर्न आर्गूमेंट दो ताकि कोर्ट उसको अपनी जजमेंट का हिस्सा बनाए और उसकी बुनियाद पे अपना जो है वो क्या करे, वो उसको जो है वो फैसला दे। उसके बाद एक बहुत जबरदस्त जजमेंट अमेंडमेंट है कि कोर्ट ने मौके पे उसको कॉपी दे देनी है, वो डिमांड करे तो उसको मौके पे वो जो होगा वो मसलन बजाय इसके कि वो क्लर्कों को पैसे दे और फिर इंतजार करे, वो वहीं पे वो जो है वो पैसे देगा, उसको जो है वो पैसे देगा यानी टिकटें ला के देगा रेवेन्यू की, और कोर्ट मौके पे उसको जो है वो जजमेंट की कॉपी दे देगा। तो उसके लिए भी आसानी होगी, उसके वकील साहब के लिए भी आसानी होगी उसको पढ़ने के लिए, और वो जाके तो चाहे तो नेक्स्ट रोज ही उसको अपील कर सके। और एक वो जो प्रैक्टिस थी कि कई महीने अपील नहीं दायर होती थी इस बुनियाद पे कि जी मुझे कॉपी नहीं मिली अभी तक सर्टिफाइड, वो वाली प्रैक्टिस भी जो है वो अब क्या होगी, वो खत्म होगी। उसके बाद बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट है कि अब वो जो जजमेंट कोर्ट ने दी है, अगर वो दावा डिक्री किया है तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और कोर्ट वहीं से एग्जीक्यूशन को चलाएगी। अब वो मामला ही खत्म हो गए कि पार्टी अलहदा से एप्लीकेशन दायर करे और वो अलहदा से जो है वो एग्जीक्यूशन दायर करे, फिर दूसरी पार्टी को जो है दोबारा से नोटिस जाए। अब तो बहुत सिंपल है, बहुत जबरदस्त है कि कोर्ट ने उसी को एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करते हुए दूसरी पार्टी को जो है वो यानी नोटिस दे के या व्हाट्सएवर कोर्ट ने उसको आगे जो है वो प्रोसीड करना है। तो ये अमेंडमेंट भी बहुत जबरदस्त है और वकला और उनके जो साइलान है ये उनके हक में है। उसके बाद विड्रॉल ऑफ के बारे में फिर ये एवरी ईच कोर्ट इज टू बी नंबर्ड, बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट है कि पहले वकला हज़रात के लिए इशू था कि अगर कोई 10 साल बाद भी कोई फाइल चाहिए उनको, तो वो क्या था कि ये पता नहीं चलता था कि उस वक्त जो जज साहब थे उनके सक्सेसर कौन है। लेकिन जब अब एक कोर्ट को नंबर लग जाएगा तो 10 साल बाद भी जब वो कोर्ट के ऑर्डर में कोड नंबर लिखा होगा तो फौरन पता चल जाएगा कि अब जो कोड नंबर 10 में जो जज साहब बैठे हैं वो उसके सक्सेसर हैं। तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की अमेंडमेंट है ये जो कोर्ट को नंबर्ड करने वाली है। तो इसमें भी वकला हज़रात के लिए जैसे बैंकिंग कोर्ट के नंबर्स हैं, इसी तरह उनके लिए भी बजाय इसके कि वो हर जज का नाम याद रखें, उनके लिए बड़ा इजी होगा कि कोड नंबर 5 में चले जाओ, कोड नंबर जो है वो 10 में चले जाओ। थैंक यू सो मच। और मैंने कोशिश की है कि मैं वो अमेंडमेंट जो है उनको एक्सप्लेन कर सकूं, उनका फ़ायदा बता सकूं। प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको मुझसे डिसएग्री कर रहे हैं आप कमेंट्स के थ्रू लिखें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।